गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB फर्स्ट सेम में आज का नया टॉपिक समिति। समिति किसे कहते हैं और इनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले समिति के बारे में जानते हैं। जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि समितियां हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन है। मैकाइवर ने लिखा है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 तरह से कर सकता है। पहला तरीका यह है कि व्यक्ति सभी दूसरे लोगों की चिंता किए बिना स्वतंत्र और मनमाने रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। आवश्यकताओं को पूरा करने का यह तरीका निश्चय ही अनुचित और सामाजिक है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करें, इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। यह तरीका समाज के अस्तित्व के लिए और अधिक खतरनाक हो सकता है। तीसरा तरीका सर्वोत्तम है, जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करे और सहयोग के द्वारा समाज को संगठित बनाए। समिति की अवधारणा आवश्यकता पूर्ति के इस तीसरे ढंग से ही संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब समान हित वाले कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग द्वारा किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब व्यक्तियों के इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। समिति की परिभाषाएं। मैकाइवर और पेज के द्वारा समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। बोगागट्स के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को समिति कहा जाता है। गिन्सबर्ग का कथन है कि किन्हीं निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की स्थापना करते हैं, तब इसी संगठन को हम एक समिति कहते हैं। गिलेन और गिलेन के शब्दों में समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा अनेक मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों और नियमों के अनुसार कार्य करता है। इस परिभाषा में गिलेन ने समिति के अंदर समाज द्वारा प्राप्त नियमों के महत्व पर विशेष बल दिया है। समिति एक ऐसा संगठित समूह है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसका एक आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा होता है। समिति की विशेषताएं। नंबर 1, समिति व्यक्तियों का संगठन है। एक समिति का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होने के कारण इसे एक सामाजिक रूप कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के समिति का एक मूर्त इकाई है जिसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नंबर 2, निश्चित उद्देश्य। कोई भी समिति ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी स्थापना किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर न की गई हो। वास्तव में समिति के उद्देश्यों का निर्धारण पहले कर लिया जाता है तथा इसके द्वारा ही उनको अपना लक्ष्य मानने वाले लोग परस्पर संगठित होते हैं। नंबर 3, विचारपूर्वक स्थापना। मैकाइवर का कथन है कि समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया गया का संगठन है। इसका तात्पर्य यह है कि समुदाय की तरह समिति का विकास स्वतः नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करके योजनाबद्ध रूप से समिति की स्थापना करते हैं। नंबर 4, ऐच्छिक सदस्यता। किसी विशेष समिति का सदस्य बनना अथवा ना बनना पूर्णतया व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। साधारणतः जिस समिति का सदस्य बनने से हमें अपने हितों अथवा आवश्यकताओं के सर्वोत्तम
ढंग को पूरा हो जाने की आशा होती है, हम उसी समिति के सदस्य बन सकते हैं। व्यक्ति एक ही समय में एक साथ अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। आवश्यकताओं तथा हितों में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में व्यक्ति एक समिति की सदस्यता को छोड़कर किसी दूसरी समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होता है। नंबर 5, एक औपचारिक संगठन। समिति एक दृष्टिकोण से एक औपचारिक संगठन है। इसमें सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में बहुत अधिक औपचारिकता देखने को मिलती है। औपचारिक ढांचे का तात्पर्य है कि समिति के अंदर प्रत्येक सदस्य की एक समुचित स्थिति होती है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष तथा सामान्य सदस्य आदि। प्रत्येक सदस्य को अपनी इसी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। समिति में संबंध इस दृष्टिकोण से औपचारिक होते हैं कि प्रत्येक सदस्य दूसरे से केवल उतना ही संबंध रखता है जितने से वह विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। यह संबंध त्याग कर आधारित न होकर हितों को पूरा करने से संबंधित होते हैं। नंबर 6, सुनिश्चित नियम। समिति का निर्माण जिन सदस्यों के लिए किया जाता है उन्हें प्राप्त करने के लिए समिति के अपने निश्चित और स्पष्ट नियम होते हैं। प्रत्येक सदस्य को इन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। साधारणतः समिति के अधिकांश नियम लिखित होते हैं तथा इनकी अवहेलना करने पर व्यक्ति को समिति की सदस्यता से अलग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से समिति के नियमों को भी औपचारिक नियम कहना उचित होगा। नंबर 7, समिति एक साधन है। समिति स्वयं में एक लक्ष्य न होकर केवल उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए एक संगठन की स्थापना करें तो यह समिति उस लक्ष्य को पाने में केवल एक साधन होगी। 8वां, सहयोग की प्रधानता। यह सच है कि किसी संगठन में सहयोग और संघर्ष के संबंधों का साथ साथ विद्यमान होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन समिति एक ऐसा संगठन है जिसकी सफलता सदस्यों के सहयोगी संबंधों पर अधिक निर्भर होती है। जब कभी भी किसी समिति में संघर्ष बढ़ जाए तब या तो समिति भंग हो जाती है अथवा उसके ढांचे में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 9, अस्थायी स्वभाव। समिति को एक ऐसा संगठन कहा जा सकता है जिसकी प्रकृति तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी नहीं होती है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं और हितों में परिवर्तन होने के साथ ही पुरानी समितियां भंग हो जाती हैं और उनके स्थान पर नई समितियों की स्थापना कर ली जाती है। समिति की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की जाती है उसकी पूर्ति हो जाने की दशा में समिति का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता है। बस आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।